शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी ने बुधवार यानी 2 फरवरी को अपने तिमाही के नतीजे जारी किए। सालाना आधार पर कंपनी की वित्त वर्ष 2021-22 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफा लगभग 20% की वृद्धि के साथ 49 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी की बीएसई फाइलिंग में कहा गया था कि कंपनी ने 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही में 49 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा दर्ज किया था। सालाना आधार पर वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 1471 करोड़ रुपए हो गई, जो वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में 843 करोड़ रुपए थी। अमेरिकी की मिशन 1 इन्वेस्टमेंट्स एलएलसी, मिशन 1 इन्वेस्टमेंट्स एलएलसी, श्रीराम एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड श्रीराम एएमसी में एक महत्वपूर्ण मामूली हिस्सेदारी खरीदने के लिए तैयार है। इस निवेश से कंपनी के प्रोडक्ट्स का विस्तार करने में मदद मिलेगी। आज यानी 2 फरवरी को हुई एक बैठक में श्रीराम एएमसी के बोर्ड ने मिशन 1 इन्वेस्टमेंट्स द्वारा रणनीतिक निवेश को मंजूरी दे दी। इस लेन देन के पूरा होने के बाद मिशन 1 की कंपनी में 23% हिस्सेदारी होगी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए अपने नतीजों की घोषणा कर दी। कंपनी ने आज यानी 2 फरवरी को दिसंबर में समाप्त तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी करते हुए सालाना आधार पर कंसोलिडेटेड मुनाफे में 21.5% की वृद्धि दर्ज की है। इस बढ़ोतरी के साथ ही कंपनी का मुनाफा बढ़कर 265.1 करोड़ रुपए हो गया। तेजी से आगे बढ़ने वाली उपभोक्ता सामान वाली कंपनी का तिमाही के लिए ऑपरेशन से आय सालाना आधार पर 4.5% की वृद्धि के साथ 3208.4 करोड़ रुपए रही। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी एचडीएफसी ने आज 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिसके मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में एचडीएफसी का मुनाफा सालाना आधार पर 11.4% की बढ़ोतरी के साथ 3260.7 करोड़ रुपए पर रहा है, जो कि 2524.9 करोड़ रुपए के अनुमान से काफी ज्यादा है। जुबिलेंट फूड Q3 डोमिनोज पिज्जा आउटलेट का संचालन करने वाली जुबिलेंट फूड ने 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 की इस तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 7.5% से बढ़कर 133.2 करोड़ रुपए पर आ गया है, जबकि 18 के इसके 150 करोड़ रुपए रहने का अनुमान किया गया था। इस तरह कंपनी का प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहा है। बता दें कि पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 123.9 करोड़ रुपए पर रहा था। विकिपीडिया पोर्टफोलियो। बजट के बाद आई रैली में भागीदारी करते हुए सुदर्शन केमिकल के शेयर ने 2 फरवरी के कारोबार में 5% के पास कारोबार करता नजर आया। कल यह शेयर करीब 3 रुपए प्रति शेयर के अपसाइड गैप के साथ खुला था और इंट्राडे में इसने 602 रुपए पर फ्रेश ब्रेकआउट देते हुए 622.50 रुपए का हाई छुआ। इस स्टॉक की आगे की चाल कैसी रहेगी, इस पर बात करते हुए जीसीएल सिक्योरिटीज के रवि सिंघल का कहना है कि परसों आए इंफ्राफोकस्ड बजट के बाद केमिकल स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि सुदर्शन केमिकल कलर और इफेक्ट पिगमेंट बनाती है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी इस्तेमाल होता है। तीसरी तिमाही में डाबर की आय सालाना आधार पर 7.8% की बढ़त के साथ 2,942 करोड़ रुपए पर रही है, जो कि पिछले साल की तीसरी तिमाही में 2,729 करोड़ रुपए पर रही थी। वहीं 18 के पोल में इसके 2,950 करोड़ रुपए रहने का अनुमान किया गया था। सोमेटो और आईआरसीटीसी समेत 6 शेयरों को एनएसई इंडेक्स के अगले रीबैलेंसिंग राउंड में निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल किए जाने की संभावना है। ब्रोकरेज फर्म आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने अपने एक नोट में यह जानकारी दी है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 रीबैलेंसिंग में इस इंडेक्स में 6 कंपनियों को शामिल किया जा सकता है। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स में अपोलो हॉस्पिटल को शामिल किए जाने की उम्मीद है। एनएसई की सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू की घोषणा इस महीने के अंत में की जाएगी और अलग अलग एनएसई इंडेक्स में किए गए बदलाव 31 मार्च से लागू हो जाएंगे।
NSE इंडेक्स को हर साल 2 बार रीबैलेंस किया जाता है। बुधवार को जोमेटो का शेयर 4.76% की मजबूती के साथ 99.05 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि कारोबार के दौरान इसमें BSE पर इंट्राडे में 5.4% तक का उछाल देखने को मिला। यह पिछले 5 सेशन में लगभग 3% चढ़ चुका है। हालांकि पिछले महीने अपनी पीयर कंपनियों पेटीएम और कारट्रेड की तरफ इसमें भी लगभग 30% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि बेंचमार्क सेंसेक्स इस अवधि में 0.60% मजबूत हुआ है। इससे पहले जोमेटो का स्टॉक 25 जनवरी को 100 रुपये के स्तर पर पहुंचा था। वर्तमान में शेयर अपने 115 रुपये के लिस्टिंग प्राइस से लगभग 14% डिस्काउंट पर कारोबार कर रहा है। एथनिक वेयर ब्रांड मान्यवर की पेरेंट कंपनी वेदांत फैशंस लिमिटेड का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 4 फरवरी शुक्रवार को खुलेगा। 3,150 करोड़ रुपए के इस IPO में निवेशक 8 फरवरी तक बोली लगा सकेंगे। यह IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल OFS पर है। कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 3.63 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी। इश्यू का प्राइस बैंड 824 से 866 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। AGS ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजीज और अदानी विल्म के बाद वेदांत फैशन का IPO साल 2022 का तीसरा पब्लिक इश्यू होगा। देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL का निजीकरण अगले वित्त वर्ष तक टल सकता है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कोई खरीदार BPCL के परिसर में नहीं आया। सरकार BPCL में अपनी समूची 52.98% की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अनिल अग्रवाल के वेदांता समूह सहित 3 कंपनियों से रुचि पत्र EOI मिला है। कंपनी के लिए वित्तीय बोलियां अभी तक नहीं मांगी गई हैं। अगर बात गुरुवार को तेजी दिखाने वाले शेयरों की करें तो टाटा पावर और MBL इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में निवेश से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। शेयर बाजार में तेजी के ट्रेंड को मेंटेन करते हुए BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में 454 अंक की तेजी दर्ज की गई और यह 29,950.60 के लेवल पर बंद हुआ। टाटा पावर पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने और नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को पाने के लिए केरल सरकार ने सोशल अल्फा से एक करार किया है। केरल सरकार सोशल अल्फा के साथ समझौते की मदद से एक स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने पर काम करना चाहती है। केरल में क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। केरल सरकार ने एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर और सोशल अल्फा के बीच इस समझौते को अंजाम दिया है। साल 2018 में स्थापित सोशल अल्फा टाटा ट्रस्ट और भारत सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। इसे बायोटेक्नोलॉजी विभाग, BIREC, टाटा पावर और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन का समर्थन हासिल है। MBL इंफ्रास्ट्रक्चर रोड और हाईवे प्रोजेक्ट बनाने वाली EPC एंड BOT कंपनी है। MBL इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के साथ बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर मॉडल पर काम करती है। उत्तराखंड में MBL इंफ्रास्ट्रक्चर को 60 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली है। आर्बिट्रेशन अवार्ड कंपनी के आर्बिट्रेशन क्लेम की वजह से मिला है। उम्मीद की जा सकती है कि MBL इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य में भी कई लंबित कामकाज को दोबारा हासिल करने में सफलता मिल सकती है। इससे कंपनी को नकदी की मौजूदगी बढ़ाने और अपनी वित्तीय स्थिति ठीक करने में मदद मिलेगी। VRL लॉजिस्टिक्स ने अपने तीसरी तिमाही के नतीजों को जारी कर दिया है। कंपनी ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बढ़िया नतीजे जारी करते हुए 61 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। कंपनी को साल भर पहले के समान तिमाही में 40 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। मुनाफे में आए 50% की तेजी। VRL लॉजिस्टिक्स को दिसंबर में खत्म होने वाली तिमाही में 60.48 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। कंपनी ने दिसंबर 2020 को खत्म होने वाली तिमाही में 39.73 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।